अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल ओवरसीज़ वॉइस से। नाज़रीन कराम, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान में इतनी ख़बरें हैं कि उनको एक व्लॉग में समोना बहुत मुश्किल काम है। फ़िलहाल मैं तमाम ख़बरें एक तरफ रखता हूं और सिर्फ कश्मीर पर बात करूंगा, बाकी ख़बरें मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूं। आज कश्मीर जैसी जन्नत नज़ीर वादी को किसकी नज़र लग गई है, किसकी नज़र खा गई है। इतनी खूबसूरत वादी में आज आंसू गैस के शेल्स का धुआं धुआं कर दिया गया है और लहू लहू हुई हुई है ये वादी। क्या दुश्मन कम था जो हम अपने भी उस पर टूट पड़े। आज कश्मीरी क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, हम पाकिस्तान के दूसरे एरियाज़ के में रहने वाले लोगों के बारे में, कि यार हम पर जुल्म फस्तायत बर्पा की गई है और कोई हमारे लिए आवाज़ भी नहीं उठाता। लेकिन एक बात तयशुदा है, कश्मीरियों ने पुलिस को मार मार के दुम्बा बना दिया। एक पुलिस वाला मारा भी जा चुका है। ये अच्छी बात नहीं है। किसी गरीब माँ के बेटे को मार दिया जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भी तो बंदे ज़ख्मी हो रहे हैं, वो भी तो मर रहे हैं। ये कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए कब से ये जंग लड़ रहे हैं यार। बजाय इसके कि हम इनका साथ दें, हम इनकी आवाज़ सुने, हम उन्हीं का पानी लेके उन्हीं की ज़मीनों को इस्तेमाल करते हुए हम उनको ना तो बिजली सस्ते दामों फराहम करते हैं, ना उनको आटा सस्ते दामों फराहम करते हैं। ये काकड़ जैसा पपेट आदमी, ये जो एजेंट बन के पाकिस्तान में उतरा था, आप देखिए कि हम सब को एक तरफ लगा दिया गया कि चलो तुम कश्मीर की बात करो, तुम पंजाब में 9 मई करो। और उसकी आड़ में 3 बंदे हैं जो इस वक्त किन के फ्रंट मैन है, ये फैसला आपने करना है। कमेंट में लिखिएगा कि ये किन के फ्रंट मैन है। एक काकड़, दूसरा मोहसिन नकवी और तीसरा शहबाज शरीफ। इन तीनों की मिली भगत के साथ यूक्रेन से गंदम मंगवाई गई है और वो कीड़े वाली गंदम मंगवाई है। 300 अरब रुपए का घपला किया है इन 3 बंदों ने मिलकर। और इन 3 बंदों के साथ कौन है, या इनका फ्रंट मैन कौन है, या इनके फ्रंट पर कौन है, ये फैसला अब आपने करना है। आप सब कुछ जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी पाकिस्तान को कश्मीर की तरफ लगा के, 9 मई की तरफ लगा के, बिहाइंड द कर्टन आप देखें ये लोग क्या क्या घपले कर रहे हैं। अरबों रुपए से कम तो अब ये तसव्वुर ही नहीं करते कि हम कोई हेरा फेरी करेंगे। ये अरबों से कम अब सोचते ही नहीं। या तो इनके पास अरबों के प्लॉट्स होने चाहिए, या इनके पास अरबों की कोई स्मगलिंग का कोई ठेका होना चाहिए, या इनके पास अरबों का कोई ज़र मुबादला हासिल करने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए, चाहे जायज़ नाजायज़ जैसे भी हो। और या फिर ये कि अरबों रुपए की इस तरह की घपला करने के लिए इनके पास रास्ता होना चाहिए। अब इन्होंने गंदम में से 300 अरब रुपया कमा लिया है, कोई पूछने वाला ही नहीं। ज़मीनों पर कब्ज़े पे कब्ज़ा किया जा रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं। फ़ायज़ ईसा से बात करके देख लो। और फ़ायज़ ईसा का बयान आपने वो सुना होगा जिसमें उसने कहा था कि मुदाखलत तो होती रहती है, तो कत्ल मुदाखलत से बुरा अमल है, तो क्या कत्ल रुके हैं पाकिस्तान में? ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। यानी इस कदर भोंडा और इस कदर घटिया बयान फ़ायज़ ईसा जैसा सुप्रीम कोर्ट का जज देगा, बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता यार। कि वो कह रहा है कि मुदाखलत कोई मामला नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मुदाखलत से मुल्क टूट जाते हैं। मुदाखलत की ही इसलिए जाती है कि किसी मुल्क को स्टेबल नहीं होने देना। ये काजी फ़ायज़ ईसा जैसे इस नौटंकी को कोई बंदा ये बात समझाए, इस जहनी मरीज़ को, इस साइकोपैथ आदमी को कोई ये बात समझाए, कि जिसका ये फ्रंट मैन है, ये उनको कोई बंदा ये बात समझाए कि भाई ऐसा नहीं होता जो तुम कह रहे हो। तुम्हें एक्शन लेना चाहिए था कि कश्मीर में क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। कश्मीर की आवाम बाहर निकल आ गई। अच्छा, मैं आपकी तवज्जो एक तरफ दिलाना चाहता हूँ। ये नून लीग, नासूर लीग जिसको मैं कहता हूँ, जब इसका दौर आया है, आप देखिए मुल्क में फस्तायत बढ़ती है, मुल्क में जुर्म बढ़ता है, मुल्क में जुल्म बढ़ता है और कब्ज़ा माफिया इसके दौर में पनपता है। पंजाब बिलखसूस और लाहौर के कब्ज़ा माफिया जितने लोग हैं, आप देख लीजिए, वो चंद टगे की छोटी छोटी CD 70 मोटरसाइकिलों पर फिरने वाले आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पर फिरते हैं। और उनके महल्लात अगर कभी आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। यानी केनालों पर तो उनके महल्लात हैं और मामूली से घटिया किस्म के लोग हैं। चिट्टे तो नहीं कहना चाहिए, उनके रंग भी मनहूसों के काले हैं, काले अनपढ़ हैं वो। यानी इतने अनपढ़ हैं कि अंगूठा लगाते हैं, लेकिन अरबों रुपए के मालिक हैं। क्यों? वो इनके फ्रंट मैन हैं, इस नसूर लीग के। मैं ये कहने में हार महसूस नहीं करता। अब आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के दौर में ही ये बात उठी थी ग्रेटर पंजाब की, आपको याद होगा।
यानी इंडिया और पाकिस्तान का पंजाब एक मिला के इसको एक वतन बना दिया जाए। ये नवाज शरीफ के दौर में ये बात उठी थी। नवाज शरीफ साम्राज्यी ताकतों का टट्टू है और ये जब भी मुल्क पर मुसल्लत होता है इसके होते हुए कोई ना कोई फस्तायत या अलहदगी की बातें ज़रूर होती हैं। अब ये मरियम का जो 3 हफ्ते पहले बयान था आपने सुना था वो, जिसमें उसने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान बाड़ लगा दी जाए क्योंकि उधर से दहशत गर्दी आती है। नहीं, बात दहशत गर्दी की नहीं है। दहशत गर्दी तो रोकना मैं समझता हूँ 1 हफ्ते का काम है। ऐसा कोई मुश्किल कोई रॉकेट साइंस नहीं है लोगों को गिरफ्तार करना या उनको पकड़ना। या आखिर एजेंसियां किस मकसद के लिए होती हैं? तो या फिर इतलाफ़ कर लो कि तुम्हारी सारी एजेंसियां फेल हो चुकी, तुम लोग दहशत गर्दी पर काबू नहीं पा सकते। इतनी बड़ी दहशत गर्दी पर हमने काबू पा लिया था हमारी एजेंसियों ने बहुत एहसन तरीके के साथ। तो अब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दहशत गर्दी होती नहीं है, ये करवाई जाती है ताकि मुल्क में बदअमनी फैले और उस बदअमनी के आड़ में फिर ये पीछे रह के ये फिर अपने घपले करते हैं, ये लंबा माल जो है वो बटोरते हैं। पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान बाड़ लगाने का मीनिंग्स क्या है? इसका मतलब क्या है? आप समझते हैं इस बात को? इसका मतलब ये है कि पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल अलग हो जाएगा, काट दिया जाएगा। और यही तो इंडिया चाहता है, यही तो भारत चाहता है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के टुकड़े किए जाएं। अब आपको भी अभी भी ये बात समझ अगर नहीं आती तो फिर मैं तो दोस्त हर रोज़ मातम करता हूँ और मैं मातम करता रहूँगा। अब मैं आपके कानों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा। मैं अपने आप को उस चिड़िया के बराबर लाना चाहता हूँ जो चोंच में एक पानी का कतरा लेके जा रही थी आग बुझाने के लिए। तो उस चिड़िया से पूछा गया कि तुम्हारे इसके कतरे से क्या होगा? तो उसने ये कहा था कि मैं सवाल होगा तो मैं अपने रब से ये कह सकूँगी कि मैं आग लगाने वालों के साथ नहीं थी, मैं आग बुझाने वालों के साथ थी। तो दोस्त हम भी अपना हिस्सा डालते हैं रोज़ बैठ के यहाँ। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैं यूरोप में बैठा हूँ। यहाँ के मामलात, यहाँ के झमेले आप यकीन कीजिए कोई इतना आसान नहीं है। परदेश में रहना कोई शौक़ से नहीं रहता। परदेश में मेरे सारे रूट्स पाकिस्तान में हैं। मेरे यार सज्जन, मेरे दोस्त, मेरे बचपन के वो दोस्त, मेरी वो तमाम जगह जहाँ पर मैं खेला हूँ, खुदा की कसम हर रात हम उनको सोच के और आंखों में आंसू लेके सोते हैं। दुनिया का कोई आदमी अपना वतन नहीं छोड़ना चाहता। आज हालात अच्छे हो जाए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि शायद सबसे पहला मैं हूँगा जो टिकट कटवाएगा और पाकिस्तान आ जाएगा। लेकिन क्या करें, हालात ही ऐसे नहीं हैं। और मैं तो अपनी वजह भी बयान नहीं कर सकता कि मैं यहाँ क्यों आया। अभी वक्त नहीं है, कभी वक्त आएगा तो बयान करूँगा कि मैं पाकिस्तान छोड़ के क्यों आया। मैं पाकिस्तान छोड़ के इसलिए नहीं आया था कि मुझे अपने हालात ठीक करने थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तान में कोई कमी नहीं थी, मेरे मामलात कुछ और थे। एनीहाउ, दूसरी बात करते हैं। कश्मीर के हालात इस वक्त बहुत ख़राब हैं। कश्मीर लहू लहू हुआ हुआ है। अगर हमने कश्मीरियों का साथ नहीं दिया, अगर हमने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती नहीं किया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कश्मीरी तंग पड़ चुके हुए हैं इस पाकिस्तान की, हमारी इंतज़ामिया और हुक्मरानों की मुनाफकत से। ये हमारे बंदर जो हैं जिनके हाथ माचिस है, ये मुनाफकत करते हैं कश्मीरियों के साथ, गिलगित और बल्तिस्तानियों के साथ। ये उनके साथ मुनाफकत करते हैं, ये उनको उनका हक नहीं देते। अगर हमने उनको उनका हक दिया क्या होता? सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कश्मीर में अलग सदर या अलग वज़ीर आज़म बनाने की नौबत आती। वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने साथ रखिए, हमें अपने साथ में लाइए। लेकिन हमने भी ये दुकान खोल रखी है। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? कि हमने दुकान खोल रखी है, हम इस दुकान से तो पैसा खाते हैं, पैसा बटोरते हैं। लिहाजा हम इसके हल की तरफ आना ही नहीं चाहते, हम इसका हल निकालना ही नहीं चाहते, क्योंकि हल निकालेंगे तो हमारे तो डॉलर बंद हो जाएंगे, डॉलर बंद हो जाएंगे तो हमारी अय्याशियाँ कैसे होंगी। कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी फस्तायत है, जितनी बर्बरी है, जितना जुल्म था, ख़ास तौर पर पंजाब में, अब वो फैलता फैलता कश्मीर तक चला गया है, गिलगित बल्तिस्तान तक चला गया है और ये फिर वापस पलटेगा। अब आपने देख लिया पाकपतन में, लाहौर में लोग अब रिएक्ट करना शुरू हो गए हैं। मैंने कल के व्लॉग में भी कहा था कि डरिए उस वक्त से, तमाम ब्यूरोक्रेसी जमा खातर रखे कि आप लोगों की ख़वातीन और आप लोगों के बच्चे अब आवाम के पैरों के नीचे आने वाले। अगर आप आवाम के घरों में उनकी ख़वातीन की हुर्मत का ख्याल नहीं रखेंगे, चादर चार दीवारी का ख्याल नहीं रखेंगे, तो अब आवाम आपके घरों में घुसेंगे, आपकी चादर चार दीवारी पामाल होगी, लोग आपकी ख़वातीन को अपने पैरों के नीचे, आपके बच्चों को पैरों के नीचे ले लेंगे। डरिए उस वक्त से। बातें करने के लिए बहुत है, लेकिन फिर वही बात हुई कि 10 मिनट हो गए कम से कम मुझे आपसे ये बात करते हुए। मैं रोज़ बोलता हूँ और मैं बोलता रहूँगा।
मैंने पहले भी कहा, आप दोस्तों को चाहे नागवार गुजरे, आप सुने या ना सुने, हम अपना हिस्सा ये सोच कर डालते रहेंगे कि यार हमें अपने वतन की तकलीफ़ होती है। हर रोज़ ये सोच के सोते हैं कि सुबह को अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो वही बुरी खबरें हमारा इंतज़ार कर रही होती हैं। बहुत सी खबरें हैं, बाकी बातें अगले व्लॉग में।